वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे सॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर के अंदर फ्यूगेसिटी क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है और केमिकल पोटेंशियल क्या होता है ये कवर किया था। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर राउल्ट्स लॉ करेंगे फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ for solution having non-volatile solute। देखो बच्चे, हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ हो गया फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जनरली क्या बताता है, जो राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बीच में और जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन, इसके दोनों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन। पहले इसी के बारे में समझ लेते। देखो ये कैसे लिखना है तो हम देख ही लेंगे। क्या बोला कि मेरे पास अगर एक इस तरीके से था क्लोज कंटेनर, यहाँ पे मैंने कोई लिक्विड ले लिया तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, इसके वेपर्स बनाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा। तो स्ट्राइक करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेपर प्रेशर बोल सकता हूँ ऐसा। अब क्या किया कि अब मैंने इसमें कुछ सोल्यूट डाल दिया, यानी कि मैंने इसको सोल्यूशन बना दिया। पहले प्योर लिक्विड था एक टाइप से, अब सोल्यूशन बनाने के लिए मैंने उसमें कुछ डिजोल्व कर दिया, वो डिजोल्व हो गया इसके अंदर, मैंने साल्ट ही डाल दिया, डिजोल्व हो गया। ये अनडिजोल्व नहीं है, डिजोल्व हो गया। तो अब क्या हो गया, डिजोल्व होने के बाद अब ये पहले तो प्योर था एक टाइप से, कुछ वेपर प्रेशर था इसका, लेकिन अब मैंने इसके अंदर कुछ क्या कर दिया, इस तरीके से इस लिक्विड में कुछ डिजोल्व कर दिया, NaCl डाल दिया कुछ में। तो अभी भी इसके ऊपर कुछ प्रेशर बनेगा ऊपर, लेकिन ये जो सोल्यूट जो मैंने डाला, ये सब्सटेंस डाला, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये वेपर्स में नहीं जा सकता। तो पहले जितना वाटर था 1 लीटर, अभी भी 1 लीटर पानी मान लिया, तो अब ये इसके अंदर से वेपर बन रहा था, लेकिन अब इस 1 लीटर के अंदर आपने 100 ग्राम नमक को डाल दिया, तो ओवरऑल वाटर तो 1 लीटर ही था, उसमें नमक होना। तो अब यहाँ पे ये फिर वेपर्स में बनाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये नॉन वोलेटाइल है, तो अब जो इस टाइम पे अब सॉल्यूशन के केस में ये क्या था, मेरे पास मान लेते हैं कि प्योर लिक्विड था, प्योर लिक्विड। अब इस केस में मेरे पास जब ये सॉल्यूशन बन गया, तो कह रहा है कि अगर उस सॉल्यूशन में आपने नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो ये वेपर प्रेशर कम मिलेगा। अगर ये 2 एटमॉस्फेयर था पहले, तो अब ये 1.9 या 1.8 एटमॉस्फेयर ही मिलेगा, इससे कम मिलेगा। तो राउल्ट्स लॉ रिलेशन बताता है कि इस सोल्यूट की अमाउंट के बीच में और इस वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है। और ये जनरली क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मैं किसी कंपोनेंट की बात करता हूं, इसमें कंपोनेंट बोल दिया, मान लेते हैं कि सोल्यूट और लिक्विड था, तो ये एक कंपोनेंट हो गया, और जो लिक्विड था मेरे पास इसके अंदर, वो लिक्विड को मैंने बोल दिया बी कंपोनेंट। तो बोल दिया, या सॉरी सोल्यूट को मैंने बोल दिया बी कंपोनेंट, जो मैंने NaCl डाला यहां पर, NaCl को बोल दिया बी कंपोनेंट। तो क्या बोल दिया कि अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर बोलता हूं कि अभी सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर आएगा, इस वेपर प्रेशर में मेरा A की वजह से आ रहा है, वो किसके इक्वल होगा, वो बोलता है कि XA, कितना इसका मोल फ्रैक्शन है, कितने नंबर ऑफ या मोल फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि इसके अंदर अब टोटल अगर मैं बात करता हूं मोल, तो यहाँ पे मेरे पास साल्ट के भी हैं और मेरे पास सोल्यूट के भी हैं, यानी कि सॉरी मेरे पास इस वाटर के यानी कि सोलवेंट के भी हैं और इस सोल्यूट, क्योंकि सोलवेंट और सोल्यूट मिलकर ये सोल्यूशन बना रहा है। तो कह रहा है कि मेरा एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसके प्योर स्टेट में कितना, अगर ये मेरा जो वाटर था प्योर था तो उस टाइम पे कितना वेपर प्रेशर होता है। तो बोल दिया कि मेरे पास किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऊपर क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में मेरे पास कितना उसका मोल फ्रैक्शन है, यानी कितनी उसकी अमाउंट एक टाइप से, और उसका उस सॉल्वेंट का या उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में कितना प्रेशर है। ये राउल्ट्स लॉ की हमारे पास डेफिनेशन, और ये रिलेशन बताता है कि कितना सोल्यूट ऐड कर दे तो कितना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसी को हम देखने वाले हैं। तो हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ गिव relationship between concentration of solute and lowering of vapor pressure and lowering of vapor pressure, ऐसा।
अगर इसको हम डिफाइन करते, जो हमने उसको बोला कि ये क्या डिफाइन करते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, तो ये बोलता है फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, स्पेलिंग गलत हो गई, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is equals to the product of mole fraction of that component and vapor pressure of that component in pure state. मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ऐसा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये डेफिनेशन होगी राउल्स लॉ की। देखो बच्चे क्या लिखा है ये चीज, ये चीज बताइए मैंने कि जब मेरे पास, अब ये ए क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया लाइक वाटर को, बी को रिप्रेजेंट कर दिया किसको, ये मेरा जो NaCl था ये वाला, और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो मेरा सॉल्यूशन बन गया। तो ये सिंपल बोल रहा है, जब सॉल्यूशन बनेगा तो जो मेरा वेपर बनेगा, क्योंकि ये तो NaCl तो उड़ नहीं रहा, तो ऊपर जा कौन सा रहा है वेपर में, केवल ओनली वाटर ही तो जा रहा है, क्योंकि ये नीचे मेरे पास इसके अंदर मिक्सचर था, इसके अंदर दोनों चीजें, लेकिन साल्ट तो उड़ ही नहीं रहा, ये लिखा। तो क्या बोल रहा है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, अब जो भी कंपोनेंट उड़ रहा है हमारे पास इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक ही वेपर प्रेशर की बात करता हूं, क्योंकि बी का तो प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि पीबी की बात करूं तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि उड़ता ही नहीं है, तो क्या वो इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि उसकी मोल फ्रैक्शन कितना इस सॉल्यूशन के अंदर, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, अगर वो बिल्कुल प्योर होता तो उसका रेट क्या है उड़ने का, यानी उसका वेपर प्रेशर कितना होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PA इज इक्वल्स टू P या XA इंटू P0A, ये बोल दिया बच्चे यहां पर इसने, ये आ गया रिलेशन हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं इन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर मैं वाटर ही बोल देता यहां पे, अब देखो ये बोल दिया फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, the vapor pressure of solution will be only due to, क्या हो गया, only due to vapor pressure of solvent only। देखो क्या था, अब इसके अंदर मैं बोलता कि मेरे पास सॉल्यूशन बन गया, तो वेपर प्रेशर जो बनेगा यहां पर मेरे पास, जिसमें डाल दिया सॉल्यूशन का, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन का मैं PA कंपोनेंट की जगह मैं इसको सॉल्यूशन भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो ऊपर वेपर बन रहा है वो एक ही वजह से ही बन रहा है। तो अब मैंने बोल दिया कि मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, एज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि इसमें एज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमारे पास सोल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अभी क्या लिख सकते हैं, देखो PS सॉल्यूशन का मेरे कितना प्रेशर होगा, इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब मैंने प्योर सोल्वेंट लिया, तो प्योर सोल्वेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मैं x1 से बोल देता कि x1, यानी कि सोल्वेंट जो सोल्यूट वो सोल्वेंट बोला ये x1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इनटू P01, इस तरीके से, या P0 रिप्रेजेंट कर दिया मेरे पास, क्या ये है मेरा वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा किसके अंदर, प्योर स्टेट के अंदर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्वेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्वेंट, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही बोल दिया मैंने,
इसको मैं सॉल्वेंट ही बोल सकता, लेकिन अब क्यों बोल दे, क्योंकि दूसरा उड़ ही नहीं रहा, सॉल्यूशन बन गया तो ये हो गया। तो यहां से अब क्या बन जाएगा मेरे पास, और ये क्या है, x1 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में मेरे पास कुछ साल्ट भी तो डला है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, PS अपॉन P नोट इज इक्वल्स टू x1। अब यहां पर आ गया PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू x1। अब जो x1 आ गया बच्चे, और अब x1 होता क्या है मेरे पास, जो मोल फ्रैक्शन को बोलते क्या है, एंड वी नो x1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PS अपॉन P नोट इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब मैं इसको सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग दीज फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड। अगर मैं 1 से दोनों साइड माइनस कर दूं तो क्या होगा, 1 माइनस PS अपॉन P नोट, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो क्या आ जाएगा, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट इक्वल्स टू n1 प्लस n2 जाएगा, माइनस n1 तो क्या आएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। देखो अब ये n1 प्लस n2 ये किसका आ गया, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दिस इज इक्वल्स टू x2 ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ही बोलते। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू x2। देखो बच्चे ये जो टर्म है ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि मेरे पास जो सॉल्वेंट में हमने पहले बताया था ये ज्यादा होना था, ये कम हो गया, तो ये, और जब मैं इसको P नोट से डिवाइड करता हूं ओरिजिनल से, तो अब इस पूरी टर्म को बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, की रिलेटिव कि हमारे इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना हो गया। तो ये पूरी टर्म, इस टर्म को तो बोलते थे ये, लेकिन अब ये क्या हो गया, इस टर्म को बोल देता हूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या हो गया, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके इक्वल आ गया, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यही इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी राउल्ट्स लॉ की, अगर किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग लो वोलेटाइल सोल्यूट। इसने बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solute added। ये एडेड टर्म भी हटा सकते हैं। तो कुछ नहीं बोला कि हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग मिल जाएगा, वो रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि जितना ज्यादा आप उसमें सोल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। या अब हम देखो एक चीज यहां से कर लेते हैं, इसने क्या बोला, x2 ऐसा था, या इसी को देखते हैं ऐसे, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू x2 को क्या लिखा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर हम बोले कि n1 की वैल्यू ज्यादा है किससे, n2 से, यानी कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो n1 प्लस n2 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू n1 ही लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आएगा, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब यहां पे हम जंक्शन मान लेते हैं क्या, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, n1 इज कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। अरे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि आपने जो n2 डाला है बहुत कम डाला है, तो ये कांस्टेंट हो गया एक टाइप से। ऐसे ही P नोट इज आल्सो कांस्टेंट, अरे क्योंकि पहले देखो, पहले भी प्योर लिक्विड का ही था, अभी भी लिक्विड की वजह से आ रहा, तो कह रहा है लिक्विड का तो ओवरऑल, और बहुत कम अमाउंट में डाला तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा पहले और बाद में। तो P नोट भी कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P नोट माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2, कि अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है कितना नंबर ऑफ मोल्स हमने डाला है। देखो रिलेटिव लोअरिंग में बोलते हैं उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, या हम बोल सकते हैं नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly
प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या यहां पे लिखा था फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूट इज डिपेंड अपॉन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह लिख सकते हैं, या एक वर्ड कहते हैं इज डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह लिख सकते हैं इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन, ये वर्ड यूज कर सकते हैं इस वर्ड की जगह प्रोपोर्शनल की जगह, लेकिन यहां पे इक्वल की जगह हम प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, या वैसे भी दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग डिपेंड करेगा हमारे पास कितना मोल फ्रैक्शन है, अगर हम बोलते हैं केवल लोअरिंग कितना हो गया वो डिपेंड करा कितना मोल्स हमने डाला है। ये तो आप वैसे भी सोच सकते हो कि भाई पहले सारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी वो गैस में वेपर्स में जल्दी जा सकते थे, अब कुछ एनर्जी किसने ले ली, हमारे पास जो एनर्जी थी इनकी काइनेटिक एनर्जी वो किसने ले ली, हमारे सोल्यूट ने, तो अब उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब इसी के बाद हमारे पास एक आ जाता है नेक्स्ट लास्ट कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ राउल्स लॉ। देखो राउल्स लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड ये बोलता है कि जो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो होना चाहिए, एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो गया, जीरो, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। यानी कि जब आप सोल्यूट और सोलवेंट आपने डाला, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, या आप दोनों सोलवेंट भी ले सकते थे, मिल्क प्लस वाटर, तो आपने सोलवेंट प्लस सोलवेंट ही डाल दिया, तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन ही तो बन रहा है। यहाँ पे दो लिक्विड लिए हैं, लिक्विड भी कम ही हो सकता है तो सोल्यूट ही बोल सकता हूं उसको मैं, ऐसा कुछ नहीं कि सोलवेंट नहीं बोलेंगे। जो कम अमाउंट में होगा सोलवेंट, वाटर और मिल्क, मिल्क मैंने कम अमाउंट में लिया तो सोल्यूट का काम करेगा। तो एक सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ये तो आपने पढ़ाई हुआ है। तो अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि जब आप दो लिक्विड ही थे मान लिया, या जब आपने NaCl को डिजोल्व किया, तो वहां पर ना तो हीट अब्जॉर्ब होनी चाहिए मिक्सिंग के बाद, ना रिलीज होनी चाहिए जब सोल्यूशन बनाए, या जो वॉल्यूम है 1 लीटर ले तो एग्जैक्ट 2 लीटर बनना चाहिए, ना 2 से 2.1 होना चाहिए, ना 1.9 होना चाहिए। ये देखेंगे ऐसा एक्चुअली में होता है कि एक्चुअली जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आइडियल तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। रियल लाइफ में सब कुछ क्या होता है, हमारे पास रियल सॉल्यूशंस होते हैं, तो आइडियल तो हमारी केवल हाइपोथेटिकल कंडीशंस है। तो वॉल्यूम हम सोचते हैं कि 1 लीटर मिलाएं तो 2 नहीं, वो 2 से ज्यादा बनता है या 2 से कम। तो बोला है कि ये तभी पॉसिबल है जब एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो और वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो। और थर्ड चीज क्या है, जब आपने सोल्यूट और सोलेंट को मिक्स कर दिया या दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, तो वहां पे ना तो अंडरगो एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए। तो क्या है, ऑन मिक्सिंग देयर विल बी नो association or dissociation of molecules, there will be no association or dissociation of molecules, that is Van't Hoff factor I should be equals to 1। ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे। कह रहा है कि पहले एक एक मोलिक्यूल था, जब आपने सॉल्यूशन बना दिया तो ए करके दो मोलिक्यूल से एक तो ना बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई पहले ए मोलिक्यूल था डिसोसिएट हो गया जैसे ही हमने सॉल्यूशन बनाया, तो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास लिमिटेशंस कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, ना तो हीट निकलनी चाहिए, ना रिलीज होनी चाहिए, ना वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए, ना ही वहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन होना चाहिए किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या था इक्वल्स टू 1 आए हमारे